हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोमेंट्स की पूरी बुक कवर कर लेंगे। पहला चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे लिखा है मुल्क राज आनंद ने। चैप्टर की शुरुआत होती है स्प्रिंग के फेस्टिवल से, जब सब लोग मेला देखने जा रहे होते हैं। कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे तो कुछ घोड़े और टांगे पर। और इसी मेले में एक छोटा सा बच्चा भी अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने आया था, जो बार बार अपने मम्मी पापा को छोड़कर इधर उधर भाग जाता था। और जब उसके मम्मी पापा उसे आवाज लगाते तभी वह उनके पास जाता था। और जब कभी भी वह मेले में स्वीट या टॉयज देखता तो उसकी तरफ वह अट्रैक्ट हो जाता था। उसने अपने पापा से हिम्मत करके बोला भी कि पापा पापा मुझे ये खिलौने दिला दो, पर अपने पापा की लाल गुस्से वाली आंखें देखकर वो चुप हो जाता था। ये सब उसकी मम्मी देखकर लड़के से बोलती है, बेटा वो देखो सोने जैसा दिखने वाले सरसों के पेड़, जहाँ कितनी प्यारी प्यारी तितलियां उड़ रही हैं। बच्चा ये सब देखकर कुछ समय के लिए खिलौने भूल जाता है और अपने मम्मी पापा के साथ चल पड़ता है। और कुछ समय बाद फिर कहीं चला जाता है। उसके पेरेंट्स फिर उसको आवाज लगाते हैं, बेटा कहाँ हो, आओ हमारे पास। लेकिन वो लड़का छोटे छोटे इंसेक्ट के साथ खेल रहा होता है। वो सब छोड़कर वह अपने पेरेंट्स के पास जाता है। तब उसके पेरेंट्स बोलते हैं, हम कुछ देर आराम करेंगे। आराम करने के बाद जब मेन मेले में एंटर करते हैं तो वहाँ कई दुकानदार मिठाइयाँ बेच रहे थे, पर लड़का डर के कारण कुछ मांगता नहीं है। मतलब अगर कुछ खिलाना नहीं है तो मेले में लेकर क्यों गए हो। फिर कुछ देर बाद उसको फ्लावर्स और गुब्बारे भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं मांगता। बाद में उसको एक सपेरा भी दिखता है, पर अपने पेरेंट्स के कहने पर आगे चला जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर था कि उसे स्नेक काट ना ले। यहाँ तक तो ठीक था, पर जब लड़का वो गोल गोल घूमने वाला झूला देखता है तो वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे इसमें बैठना है तो बैठना है। पर उसके मम्मी पापा पीछे से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो आगे आगे चले जा रहा था। उसको लग रहा था कि उसके पेरेंट्स पीछे हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता। लड़का आगे निकल गया था। फिर वो बहुत डर गया था। वो बस चिल्ला रहा था, मम्मी पापा करके। फिर कुछ देर बाद एक आदमी उसे देखता है और पूछता है, अरे बेटा तुम कौन हो, रो क्यों रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। पर लड़का केवल रो रहा होता है। वो आदमी उसे झूले के पास ले जाता है, सपेरे के पास ले जाता है, पर लड़का चुप नहीं होता। बस वो मम्मी पापा ही चिल्ला रहा था। और वो आदमी लड़के को वो हर चीज दिलाना चाहता है जो उसे चाहिए था, पर वह फिर भी नहीं चुप होता। दोस्तों, ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। इस चैप्टर के लिए दो लाइन याद आ गई कि माँ बाप के बिना हर खुशी अधूरी लगती है, पर माँ बाप से बिछड़ते ही दुनिया ये बेगानी लगती है। अब हम पढ़ेंगे है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसको लिखा है रस्किन बंड ने। तो चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि उनके दादाजी ने एक दिन एक टांगे ड्राइवर से एक रेड मंकी को 5 रुपए में खरीदा, क्योंकि टांगे ड्राइवर उस मंकी को बांध कर रखता था, जो कि बहुत अजीब लगता था। बंदर का नाम टोटो था और उसकी आंखों में शैतानी भरी हुई थी। टोटो का पूंछ उसके तीसरे हाथ का काम करता था। जब उसके पकड़ में कोई चीज नहीं आती तो वह उसे अपने पूंछ से ही पकड़ लेता था। फिर ऑथर और उनके दादाजी ने टोटो को एक कमरे में खूंटे से बांध दिया, ताकि ये बात उनके दादी को ना पता चले, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करेंगी। कुछ घंटे बाद जब ऑथर और उनके दादाजी कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि टोटो ने दीवार पर लगी हर चीजों को फाड़ दिया था और उसने ऑथर के स्कूल के कोट को कई हिस्सों में फाड़ दिया था। ऑथर को लगा ये सब देखकर दादाजी बहुत गुस्सा करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वह उल्टा खुश थे कि चालाक टोटो कोट को रस्सी बनाकर खिड़की से भागा नहीं। ऑथर और दादाजी डिसाइड करते टोटो को नवक के कमरे में रखने का, जहां पहले से ही दादाजी के पालतू टोटोज, रैबिट का जोड़ा, स्क्विरल और गोट थे। लेकिन टोटो के वहां आने पर सभी जानवर उससे तंग आ गए। अगले दिन जब दादाजी को देहरादून से सहारनपुर पेंशन लेने जाना था तो उन्होंने सोचा टोटो को अपने साथ ले जाता हूँ। और जब दादाजी वापस आए तो उन्होंने ऑथर को पूरी कहानी बताई कि उन्होंने टोटो को एक काले बैग में डाल दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ ग्रास भर दिए थे। टोटो ने उस बैग से निकलने की बहुत कोशिश की। वो प्लेटफॉर्म पर बैग में ही उछल रहा था, जिससे प्लेटफॉर्म पर जितने लोग थे बहुत ध्यान से उस बैग को देख रहे थे कि आखिर यह बैग अपने आप कैसे हिल रहा है। जब तक दादाजी सहारनपुर नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने टोटो को बैग में ही रखा था। और जब वह सहारनपुर पहुंचते हैं और अपना टिकट टीटी को दिखा रहे होते हैं कि तभी टोटो बैग से निकलकर टीटी कलेक्टर के सामने आ जाता है। ये देखकर टीटी कलेक्टर थोड़ा डर गया था और उसने दादाजी से कहा कि इस कुत्ते का भी पैसा लगेगा। तब दादाजी ने टोटो को दिखाते हुए कहा कि यह कोई डॉग नहीं बल्कि एक बंदर है और मैं इसका पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन बाद में दादाजी ने टीटी को गुस्से में 3 रुपए दे दिए थे। इसके बाद उन्होंने एक कछुआ निकालकर टीटी को दिखाया और पूछा, क्या इसका भी पैसा लगेगा। टीटी ने उसे देखा और कहा, ये कोई डॉग नहीं है, इसका पैसा नहीं लगेगा। फिर बाद में जब दादी को टोटो के बारे में पता चलता है तो वह टोटो को रखने के लिए मान जाती है और दादाजी और ऑथर टोटो को नए कमरे में रख देते हैं, जहां पहले से नाना नाम का डोंकी रह रहा होता है। पहले दिन दादाजी रात को वहां जाते हैं ये देखने के लिए कि टोटो वहां कैसे रह रहा है, जहां वह देखते हैं कि नाना अजीब हरकतें कर रहा है। दादाजी ने उसे हल्का सा मारा। फिर दादाजी देखते हैं कि टोटो नाना से चिपका हुआ था और अपने टीथ से नाना की कान काट रहा था। इसके बाद टोटो और नाना की कभी दोस्ती ही नहीं हो पाई। कोल्ड में टोटो की काफी अच्छी खातिरदारी होती थी। दादी उसके नहाने के लिए पानी गर्म करती थी और टोटो पहले उसमें अपना हाथ डालकर चेक करता पानी गर्म है या नहीं, और खुद साबुन लगाकर मलता। और पानी जब कोल्ड हो जाता तो भागकर किचन में जाता और चूल्हे के सामने बैठकर अपने आप को सुखाता। और कोई हंस देता तो वह नहाना ही बंद कर देता था। दोस्तों, एक दिन टोटो जिंदा ही उबलने वाला था। हुआ यह था कि एक दिन चूल्हे पर टोटो के नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा था।
टोटो उसमें हाथ डालता है और देखता है पानी नहाने लायक है या नहीं। पानी नहाने लायक था। टोटो इसमें जाकर बैठ जाता है। कुछ समय के लिए टोटो को मजा आ रहा था, लेकिन जब पानी उबलने लगा, टोटो ऊपर आता है, तब उसे कोल्ड लगती है। फिर वह पानी में जाता है और ऐसा ही वह करता जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद दादी आकर उसे बचा लेती है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर कोई शरीर का हिस्सा शैतानी करने के लिए बना है तो वह टोटो के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। एक दिन टेबल पर पुलाव रखा था और जब ऑथर अंदर आते हैं तो वह देखते हैं कि टोटो उसे खा रहा था। दादी ने जब चिल्लाया टोटो पर तो उसने एक प्लेट दादी की ओर फेंका और जब ऑथर की बुआ आई तो उनके ऊपर भी पानी का ग्लास फेंक दिया। और दादाजी के आने के बाद वह पुलाव का प्लेट लेकर खिड़की से भाग गया और कटहल की पेड़ पर जाकर बैठ गया। पूरा दिन वह वहीं रहा और दादी के मजे लेने के लिए उसने वह प्लेट नीचे फेंक दिया। प्लेट के टूटने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। दादाजी ने बाद में सोचा कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि टोटो चीजें तोड़े और हम उसे भर पाए, तो उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर को टोटो को सिर्फ 3 में दे दिया। दोस्तों, ये कमाल का चैप्टर यही खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वन शॉट वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम पढ़ेंगे ईश्वरम द स्टोरी टेलर, जिसे लिखा है R.K. लक्ष्मण ने। दोस्तों, इस कहानी में 2 मेन लोग हैं। महेंद्रा, जो कि एक जूनियर सुपरवाइजर है फिल्म का, जिसके कारण वह अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाता रहता है ये देखने की काम कैसा चल रहा है। इसी के कारण उसे बार बार इधर से उधर शिफ्ट भी होना पड़ता है। और जो दूसरा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ईश्वरम, जो कि महेंद्रा का नौकर है। ईश्वरम को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। वह कहानी बहुत अच्छे से सुनाता था और वह खाना बनाने में इतना माहिर था कि कहीं से भी कुछ भी लाकर एक अच्छा भोजन तैयार कर देता था। दोस्तों, महेंद्रा जहां भी जाता ईश्वरम को अपने साथ लेकर जाता था। वह तमिल की किताबें पढ़ा करता था अपने खाली समय में और उनमें लिखी कहानियां दूसरों को बहुत अच्छे से सुनाता था। फिर एक दिन ईश्वरम महेंद्रा को बताता है कि जिस जगह से वह आता है वह जगह टिम्बर नाम की लकड़ी के लिए बहुत फेमस है और हाथी की मदद से उसे इधर से उधर लाया ले जाया जाता है। ईश्वरम कहता है कि एक दिन एक हाथी पागल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। उसने कई दुकान भी तोड़ दिए थे और भागते भागते वह एक स्कूल पर पहुंच जाता है, जिससे सभी टीचर और स्टूडेंट स्कूल के रूफ पर चले जाते हैं। ईश्वरम उस समय छोटा होता है और वो भी उसी जगह होता है। वह हिम्मत करके हाथी के पास जाता है और वह हाथी के पैर पर एक डंडे से तेजी से मारता है, जिससे हाथी वहीं लेट गया। ये कहानी सुनाने के बाद ईश्वरम महेंद्र से कहता है कि चलो अब खाना खा लेते हैं। खाना खाते वक्त महेंद्र ईश्वरम से पूछता है कि आगे क्या हुआ था। तब इवन कहता है कि डॉक्टर आए थे और उसका इलाज करने के बाद उसे वापस लेकर चले गए थे। दोस्तों, अब ये तो ईश्वरम को ही पता होगा कि यह कहानी सच्ची थी या झूठी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। फिर एक दिन ईश्वरन महेंद्र को एक और कहानी सुनाता है। वह कहता है कि जहां अभी हम रह रहे हैं वह पहले कब्रिस्तान था, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ हड्डियां देखी हैं, साथ में मैंने यहाँ भूत भी देखा है। महेंद्र डर जाता है और पूरी कहानी सुने बिना सोने चला जाता है। उस समय के बाद महेंद्र को रातों को बहुत डर लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि महेंद्र को कुछ आवाज आती है। पहले तो उसे लगता है कि वह बिल्ली है, पर जब वह बाहर देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है। अगले दिन ईश्वरम कब्रिस्तान वाली बात फिर से कहता है। महेंद्र उसी दिन अपने ऑफिस में जाता है और रिजाइन दे देता है। दोस्तों, ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 5, द हैप्पी प्रिंस। और साथ ही कहानी के आखिर में मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के आसान मतलब भी समझाऊंगा जो आपके बुक में दिए गए हैं। यह आइडिया मुझे एक प्यारे बच्चे के कमेंट से मिला और मुझे यकीन है कि यह आप सबके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर के बीच एक ऊंची और सुंदर मूर्ति है जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। वो मूर्ति पूरे सोने से चमक रही है। उसकी आंखों में नीली रत्न सैफायर है और तलवार के हिल्ट में एक लाल मोती यानी रूबी लगा हुआ है। एक रात एक छोटी सी चिड़िया शहर के ऊपर उड़ रही थी। उसके साथी इजिप्ट जा चुके थे, लेकिन उसने अभी अपनी यात्रा शुरू नहीं की थी क्योंकि वो थक गई थी। इसलिए वो मूर्ति के पैर के पास रुक गई और वहीं सोने लगी। सोते वक्त उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगी। चिड़िया ने सोचा, आसमान तो बिल्कुल साफ है, तो फिर यह पानी कहां से आ रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि मूर्ति रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मूर्ति ने चिड़िया से कहा, जब मैं जिंदा था तब एक राजकुमार था जो हमेशा खुश रहता था, लेकिन अब यहाँ से पूरे शहर की गरीबी और दुख देखकर मेरा दिल भर आता है। मूर्ति ने कहा, एक छोटी गली में एक गरीब औरत अपने बीमार बेटे के साथ रहती है। वह कपड़ों पर कढ़ाई करके अपने बेटे का ध्यान रखती है, लेकिन उसका बेटा बुखार में तड़प रहा है और नारंगी यानी ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसके माँ के पास सिर्फ पानी है। फिर मूर्ति ने चिड़िया से रिक्वेस्ट किया कि मेरी तलवार का लाल मोती यानी रूबी ले जाओ और उस औरत को दे दो। चिड़िया पहले मना करती है क्योंकि उसे इजिप्ट जाना था, लेकिन मूर्ति के दुख देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मोती तोड़ा और उस औरत के घर ले जाकर रखा। उसने अपने पंखों से बीमार लड़के के चेहरे को ठंडा किया। लड़का बोला, अब मुझे अच्छा लग रहा है, और सो गया। फिर वो वापस मूर्ति के पास आ गई और उसने कहा, मुझे काफी अच्छा लगा ये काम करके। अगली रात मूर्ति ने कहा, एक कलाकार है जो एक पतली सी छत के नीचे रहती है। उसका नाटक अधूरा है और उसके पास न खाना है न गर्मी, तो मेरी एक नीली आंख यानी सैफायर निकाल कर उससे दे दो ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। चिड़िया ने पहले मना किया, पर फिर उसने सैफायर निकालकर कलाकार के पास छोड़ दिया। कलाकार सैफायर देखकर खुश हुई
और चिड़िया को भी सुख मिला। फिर मूर्ति ने कहा, एक छोटी लड़की है जो गली में रो रही है, उसके माचिस गिर गए हैं और घर जाने पर उसके फादर उसे डांटेंगे, तो इसीलिए मेरी दूसरी आंख भी निकालकर उस लड़की को दे दो। चिड़िया ने कहा, पर तब तुम अंधे हो जाओगे। मूर्ति ने जवाब दिया, उस लड़की की जरूरत मेरी आंखों से ज्यादा है। चिड़िया ने दूसरी आंख भी दे दी। अब मूर्ति अंधी हो चुकी थी और चिड़िया ने कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मूर्ति ने कहा, तुम इजिप्ट जाओ, वहां धूप और गर्मी मिलेगी। पर चिड़िया बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर एक दिन मूर्ति चिड़िया से कहता है कि क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि शहर में क्या हो रहा है। चिड़िया जाती है और देखती है और आकर बताती है कि गरीब लोग भीख मांग रहे हैं और भूखे हैं और वही अमीर लोग ऐशो आराम से हैं। फिर मूर्ति ने कहा कि तुम मेरे शरीर में से गोल्डन लीफ को तोड़कर गरीब और जरूरतमंदों को बांट दो। और चिड़िया ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इसी की वजह से प्रिंस की मूर्ति डल और ग्रे हो गई थी। कुछ समय बाद जब स्नोफॉल शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चिड़िया उड़ भी नहीं पा रही थी, फिर वो मूर्ति के पास जाती है और कहती है, अब मैं जा रही हूँ। मूर्ति कहता है, तो अच्छा तुम अब इजिप्ट जा रही हो। चिड़िया कहती है, नहीं, मरने जा रही हूँ। और फिर चिड़िया कहती है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकती हूँ। मूर्ति कहता है, तुम लिप्स पर किस कर सकती हो। किस करने के बाद चिड़िया प्रिंस के कंधे पे गिर के मर जाती है। उस समय मूर्ति का लीड का बना दिल जोर से टूट जाता है। अगली सुबह लोग आए और मूर्ति की हालत देखी। उन्होंने मूर्ति को तोड़ दिया और उसका दिल कचरे में फेंक दिया चिड़िया के लाश के साथ। और इस कहानी के स्टैंजा में यह भी लिखा है कि ऊपर आसमान में भगवान ने एक फरिश्ते से कहा, मुझे शहर की दो सबसे अनमोल चीजें ला कर दो। फरिश्ता मूर्ति का टूटा दिल और चिड़िया की लाश लेकर आया। भगवान ने कहा, तुमने बिल्कुल सही चीजें चुनी हैं। मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटी सी चिड़िया हमेशा गाएगी और मेरे शहर में प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी पैसे और सुंदरता में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और प्यार में है। अब मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिल्डेड, सोने की परत छड़ी हुई। सीमस्ट्रेस, सिलाई का काम करने वाली महिला। अलाइटेड, उतरना या कहीं पर रुकना। गैरेट, घर की सबसे ऊपरी और छोटी अंधेरी कोठरी। एम्ब्रॉयडरिंग, कपड़े पर कढ़ाई करना। पेडिस्टल, वो आधार या चौकी जिस पर मूर्ति रखी जाती है। विदर्ड, मुरझाया या सूख गया। लीडन, भारी, सुस्त या शीशे से बना हुआ। प्रोक्लेमेशन, आधिकारिक घोषणा। पैराडाइज, स्वर्ग या आनंदमय स्थान। ये थे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। अब कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो कौन सी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 7, द लास्ट लीफ, जो एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। कहानी की शुरुआत होती है जॉन्सी और सू नाम के दो दोस्तों से, जो दोनों ही आर्टिस्ट्स हैं और एक छोटे से फ्लैट में साथ रहते हैं, जो कि तीसरी मंजिल पर है। पर नवंबर से जॉन्सी बहुत बीमार चल रही है। उसे निमोनिया हो गया है और इस वजह से सू बहुत परेशान रहती है कि जॉन्सी कैसे ठीक होगी। डॉक्टर के इलाज के बाद भी जॉन्सी की हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक दिन डॉक्टर सू से पूछता है, क्या जॉन्सी किसी टेंशन में है? क्या उसे कोई तकलीफ है? सू कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर बोलता है, पता नहीं, पर लगता है कि जॉन्सी जीना ही नहीं चाहती। अगर उसका जीने का मन नहीं है तो उसे कोई दवाई नहीं बचा सकती। यह सुनकर सू को लगता है कि जॉन्सी अकेले में नेगेटिव चीजें सोचती रहती हैं। इसलिए सू सोचती है कि उसका ध्यान पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाया जाए। फिर वह उससे इधर उधर की बातें करने लगती हैं और पेंटिंग करके उसका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद सू देखती है कि जॉन्सी खिड़की के बाहर एक आइवी क्रीपर को देख रही है। आइवी क्रीपर कुछ ऐसा दिखता है और फिर जॉन्सी उल्टी गिनती काउंट करती है। उस आइवी के पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। सू पूछती है, तुम क्या कर रही हो? जॉन्सी बोलती है, 3 दिन पहले इसमें 100 पत्ते थे और अब सिर्फ 5 बचे हैं। जब आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं भी मर जाऊंगी। और यह सुनकर सू को काफी दुख होता है। फिर सू उसके लिए सूप ले आती है, पर जॉन्सी मना कर देती है। सू कहती है, अगर तुम ऐसे ही बाहर देखती रहोगी तो मैं ये खिड़की बंद कर दूंगी। पर वह खिड़की बंद नहीं कर पाती क्योंकि उसे एक ओल्ड मैन की पेंटिंग बनानी होती है और उसके लिए सनलाइट चाहिए। सू जॉन्सी के सर पर किस करके कहती है, तुम सो जाओ, मैं जल्दी अपना काम खत्म करती हूँ। जॉन्सी बोलती है, ठीक है, पर मुझे आखिरी पत्ता देखना है और फिर मरना है। फिर आगे चैप्टर में सू बेहरमन के बारे में बताती है, जो 60 साल का एक ओल्ड पेंटर है। बेहरमन अपने लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था। वह सू की पेंटिंग के लिए मॉडल बनने वाला होता है। सू बेहरमन के पास जाकर जॉन्सी की आखिरी पत्ते वाली बात बताती है। बेहरमन सुनकर कहता है, यह लड़की कितनी स्टूपिड है। फिर बेहरमन सू के साथ जॉन्सी के फ्लैट जाता है। उस रात बहुत तेज हवा और बारिश होती है। सू और बेहरमन देखते हैं कि आइवी क्रीपर का सिर्फ एक पत्ता बचा है। बेहरमन उस आइवी के पास जाता है और सू अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह जब जॉन्सी उठती है तो सू से कहती है, विंडो खोलो। सू को लगता है कि वह पत्ता गिर गया होगा, पर वह पत्ता वहीं का वहीं होता है। सू खुश हो जाती है। तब जॉन्सी सोचती है, इतनी तेज हवा और बारिश के बाद भी यह पत्ता कैसे टिक गया?
फिर वह अपनी गलती समझ जाती है और सू से माफी मांगती है। सू उसके लिए सूप और एक आईना लेकर आती है और आईने में देखकर जॉन्सी अपने बाल ठीक करती है और स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है अब जॉन्सी ठीक हो जाएगी क्योंकि अब वह जीना चाहती है। उसके बाद डॉक्टर कहता है मुझे बेहरमन को देखने जाना है, वह बहुत बीमार है। कुछ देर बाद सू जॉन्सी को बताती है कि बेहरमन का निमोनिया से डेथ हो गया और उसके रूम में गीले कपड़े, ब्रशेज और ग्रीन और येलो पेंट मिले। सू कहती है बेहरमन उस स्टॉर्मी नाइट में तुम्हारे विंडो के सामने एक पत्ता बनाने गए थे ताकि तुम्हें लगे कि वह पत्ता अभी भी बाकी है और तुम जिंदा रहो, और वही बेहरमन का मास्टरपीस था। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी खत्म होती है। और अगर आपको ऐसे और एजुकेशनल वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, ए हाउस इज नॉट अ होम, जिसे लिखा है जान गाउडियोसो ने। जान कहते हैं कि जब वह अपना जूनियर हाई स्कूल छोड़कर हाई स्कूल में जाते हैं तो वह पहले साल बहुत ऑकवर्ड महसूस करते हैं क्योंकि वह उस स्कूल में नए होते हैं और उनका नया स्कूल पुराने स्कूल से दुगना बड़ा होता है। उनके जितने भी पुराने दोस्त थे वह सब दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे, जिससे वह अपने नए स्कूल में काफी अकेला महसूस करते हैं। जान के पुराने टीचर्स जान से कहते हैं कि नए स्कूल के प्रोग्राम्स में हिस्सा लो जिससे तुम नए लोगों से घुल मिल सकोगे, पर हमसे वादा करो कि जब तुम्हें तुम्हारा नया स्कूल ज्यादा पसंद आने लगेगा फिर भी तुम हमसे मिलने आते रहोगे। दोस्तों, एक दिन संडे आफ्टरनून को जब बहुत कोल्ड हो रहा था, जैन की मम्मी चिमनी में आग लगा देती है और जैन डाइनिंग रूम में अपनी बिल्ली के साथ अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। उनकी बिल्ली पेपर्स पर लेटी हुई होती है। दोस्तों, जैन ने इस बिल्ली को बचाया था जब वह बहुत छोटी थी और तब से वह बिल्ली उनके साथ ही रहती है। कुछ देर बाद जैन को कुछ अजीब सी सुगंध आती है और वह देखते हैं कि सीलिंग से धुआं निकल रहा होता है। ये देखकर जैन और उनकी मम्मी घर से बाहर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि घर का पूरा रूफ जल रहा होता है। वे अपने पड़ोसी के घर जाते हैं और फायर डिपार्टमेंट को फोन लगाते हैं। वहीं उनकी मम्मी घर में वापस जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और लेटर्स लेने के लिए जो जैन के पापा ने लिखे थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी जब जैन छोटे थे। जब जैन की मम्मी दोबारा घर के अंदर जाती हैं तो जैन उनको बचाने के लिए उनके पीछे भागते हैं। तभी एक फायरमैन उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अंदर काफी फायरमैन पहले से हैं, वे उन्हें बचा लेंगे। कुछ देर बाद जैन को ब्लैंकेट में लपेटकर कार में बैठा दिया जाता है और इसी के कुछ ही देर बाद फायरमैन जैन की मम्मी को बाहर लाकर ट्रक में ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठा देते हैं। जैन भाग कर जाते हैं और अपनी मम्मी को हग करते हैं। उनके मन में डर था कि वे अपनी माँ को खो न दें। यह सब देखकर एक फायरमैन उनके पास आता है और कहता है कि इनको कुछ हुआ नहीं है, बस इन्होंने ज्यादा स्मोक सूंघ लिया है। 5 घंटे बाद आग बुझ जाती है, पर उनका घर पूरी तरह से जल चुका था और उनकी बिल्ली भी खो जाती है। वे उसे ढूंढने के लिए अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि फायरमैन उन्हें रोक रहे थे। ये सब देखकर जैन बहुत उदास हो जाते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर रात बिताने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन जब जैन स्कूल जाते हैं तो वे वही कपड़े पहने होते हैं जो वे पिछले दिन चर्च में पहने हुए थे और उन्होंने टेनिस शूज पहने होते हैं जो उन्होंने अपनी आंट से मांगे थे। उनके पास ना बैकपैक था, न बुक्स, न कॉपीज और न ही कोई होमवर्क, जिससे जैन सोचते हैं कि घर पर ही रहें। पर उनकी मम्मी उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेज देती हैं। जैन अपने आप को सबसे अलग महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर ऐसा ही रहेगा तो मुझे बड़ा होना ही नहीं है और ऐसे ही मर जाना है। जैन के नए स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को ये बात पता चल गई थी कि उनके घर में आग लगी थी। जब उनकी क्लास खत्म हो जाती है तो वे जिम के लिए स्कूल लॉकर से कपड़े निकाल रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे उनसे आकर बोलते हैं कि जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब जैन जिम की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें अपने पुराने टीचर्स, फ्रेंड्स और उनके साथ हुई नेगेटिव चीजें याद आ रही होती हैं। पर जब वे जिम क्लास में एंट्री करते हैं तो वे देखते हैं कि उनके लिए सारी चीजें नई रखी हुई हैं। नया बैग, नया ड्रेस, नई नोटबुक्स और बहुत कुछ। बाद में जैन को पता चलता है कि यह सब जैन के स्कूल के बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके उनके लिए खरीदा है। इससे वे बहुत खुश होते हैं और बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं। वापस घर जाते समय जैन अपने 2 दोस्तों के साथ होते हैं। उन्हें अपना पुराना घर दिखता है जहां वे देखते हैं कि सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, फायर केमिकल्स और वाटर से। वे बिल्ली को वहां ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं मिलती, जिससे वे घर वापस चले जाते हैं। 1 महीने बाद फिर जैन अपने पुराने घर पर जाते हैं जहां नया घर बन रहा था। वे अपने दोस्तों के साथ अपने नए घर को बनते देख रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक लेडी जैन की बिल्ली लेकर आती है और कहती है, ये जला हुआ घर तुम्हारा ही है। जैन अपनी बिल्ली को देखकर बहुत खुश होते हैं और हाँ बोलते हैं। इसके बाद वे रोने लगते हैं। वे इस दिन को अपने पुराने दिनों से कंपेयर करते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, बिल्ली के कॉलर पर फोन नंबर लिखा था, पर फोन डिस्ट्रॉय होने के कारण वह लेडी जैन से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, द बेगर, जिसे लिखा है एंटोन चेखोव ने। चैप्टर की शुरुआत होती है एक भिखारी से जो एक एडवोकेट सर्जी से कहता है कि सर, क्या आप इस बेचारे आदमी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एडवोकेट सर्जी उसके पास जाते हैं। तब वह भिखारी कहता है कि 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है और वह भगवान की कसम खाकर कहता है कि उसके पास 5 कोपेक्स भी नहीं है जिससे वह आज रात कहीं रुक सके। वह कहता है, मैं 8 साल तक एक गांव में स्कूल टीचर था, पर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ चाल चलकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया। सर्जी उसकी फर कलर्ड कोट, ड्रंकन आईज और चेहरे के दाग धब्बे देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे कहीं देखा है। तभी भिखारी बोलता है कि मुझे कलुगा से जॉब के लिए ऑफर भी आया था, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां जा सकूं।
कुछ देर बाद सर्जी की नजर भिखारी के जूतों पर पड़ती है जो छोटे बड़े थे। तभी सर्जी भिखारी से कहते हैं, तुम तो वही हो जो मुझे सदोविया स्ट्रीट पर मिले थे और उस दिन तुम कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन भिखारी मानने को तैयार नहीं था। तब सर्जी उसे पुलिस की धमकी देते हैं तो वह सच बताता है कि उसने झूठ बोला था ताकि उसे थोड़ी मदद मिल सके। फिर सर्जी कहते हैं, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? भिखारी बोलता है, मुझे काम देगा कौन? तब सर्जी उसे लकड़ियां काटने के लिए अपने घर ले जाते हैं। भिखारी का कुछ खास मन तो नहीं था, पर वह पुलिस के डर के कारण चला जाता है। घर पहुंचने के बाद सर्जी अपनी कुक ओल्गा को किचन से बुलाते हैं और भिखारी को काम करने वाली जगह पर ले जाने के लिए कहते हैं। ओल्गा उसे वहां ले जा रही होती है, पर भिखारी का मन नहीं था। उसे ठंड लग रही थी और वह नशे में था। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो भिखारी जाकर बैठ जाता है। तब ओल्गा गुस्से में एक्स को उसकी तरफ बढ़ाती है, जिससे भिखारी लकड़ियां काटने लगता है। पर वह इतने धीरे से एक्स चला रहा था कि लकड़ियां कटने की बजाय बार बार गिर जा रही थी। ये सब सर्जी विंडो से देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने गलत आदमी को काम दे दिया। कुछ देर बाद ओल्गा सर्जी के पास जाकर कहती है, सारी लकड़ियां कट गई हैं। सर्जी भिखारी को 50 कोपेक देते हैं और हर महीने की पहली तारीख को काम पर आने को कहते हैं। इसके बाद भिखारी हर महीने आकर कभी ग्रास कट कर देता, कभी मैट साफ कर देता, कभी लकड़ियां काट देता और 20 से 50 कोपेक्स भी पा जाता। कुछ समय बाद सर्जी को कहीं और शिफ्ट होना था तो वे भिखारी को बुलाते हैं और उसका नाम पूछते हैं। भिखारी अपना नाम लुश्कॉफ बताता है। तब सर्जी पूछते हैं, क्या तुम्हें लिखना आता है? लुश्कॉफ जवाब देता है, हाँ थोड़ा बहुत। तो सर्जी उसे एक आदमी से मिलवाते हैं जो उसे राइटिंग का काम दे देता है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन सर्जी को लुश्कॉफ मिलता है। वह कहता है, अरे तुम तो? लुश्कॉफ जवाब देता है, हाँ मैं लुश्कॉफ ही हूँ। आजकल मैं नोटरी के यहाँ काम करता हूँ और 35 रूबल्स महीना कमाता हूँ। सर्जी कहते हैं, मेरे कारण तुम्हारा पूरा जीवन बदल गया। पर लुश्कॉफ जवाब देता है, हाँ आप और ओल्गा ने मेरा जीवन बदल दिया, वरना आज भी मैं सड़कों पर भीख मांग रहा होता। सर्जी पूछते हैं, ओल्गा ने कैसे तुम्हारा जीवन बदला? लुश्कॉफ जवाब देता है, जब मैं आपके घर पर काम करता था तब असल में मैं कुछ नहीं करता था। वह सब काम ओल्गा मेरे लिए कर देती थी। वह मेरी गलती पर मुझ पर चिल्लाती थी, जिससे मैं धीरे धीरे बदल गया और मैंने पीना छोड़ दिया। दोस्तों, ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चलो बाय दोस्तों, अब मिलेंगे 10वीं कक्षा में।